Hi guys, I'm Ishika from Futurismo Academy. Today we are going to discuss section 29 of Hindu Marriage Act, which is the last section of Hindu Marriage Act 1955. हमने अपने पूरे हिंदू मैरिज एक्ट में हमारे पर्सनल एंड फैमिली मैटर्स के बारे में डिस्कस किया था। सेक्शन 29 आपका सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है, जो कहता है कि जो आपके पुराने लॉ बनाए गए थे हिंदू मैरिज पे और जो हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद इससे पहले जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी वो आपके पुराने लॉ के हिसाब से चलेगी या फिर न्यू लॉ के हिसाब से चलेगी। एंड ये आपके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो डिस्कस करते हैं सेक्शन 29 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओवरव्यू ऑफ द सेविंग क्लॉज इन द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के सेक्शन 29 में आपका सेविंग क्लॉज है। बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारे लीगल प्रिजर्वेशंस की बात करता है। इसके अंदर कहा है हमारा कि जो भी आपके राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं पुराने वाले एक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पुराना कस्टम चलता आ रहा है, आपके पुराने लॉ में ये है कि जो डाइवोर्स लेने का तरीका है वो बहुत सारे लोगों के बीच में डिक्लेयर करके हम डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर आपके कस्टम में ये चीज़ दे रखी है कि दो हिंदुओं के बीच डाइवोर्स तब हो सकता है जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में डिक्लेयर कर दें। फॉर एग्जाम्पल ही दे रही हूँ मैं आपको, ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर कोर्ट में आप ये चीज़ प्रूफ कर, हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद अगर कोर्ट में आप ये चीज़ प्रूफ कर देती हो कि हमारे कस्टम में, कस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टम यानी जो आपकी पुरानी प्रथा चलती आ रही हो, अगर आप कोर्ट में ये चीज़ ले आते हो कि हमारे कस्टम में तो डाइवोर्स लेने का तरीका ये है, तो कोर्ट जो है वो आपको कहेगी कि ठीक है, आपको अगर आपके कस्टम में ये चीज़ दे रखी है तो आप इसी हिसाब से डाइवोर्स लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके राइट्स के बारे में बताया है कि जो भी आपकी राइट्स और लाइबिलिटीज़ है पुराने वाले एक्ट में, तो नए एक्ट के आने के बाद वो सारी चेंज नहीं होगी, वो उसको प्रिजर्व करता है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग राइट है, ऑब्लिगेशन है, वो कंटिन्यू ही रहेंगे, चाहे न्यू एक्ट आ गया बट जो आपके राइट्स हैं वो कंटिन्यू ही रहेंगे। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन प्रोविजन। इसके अंदर बात करी है अरेंजमेंट बाय शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड लीगल फ्रेमवर्क टू द न्यू वन। इसमें बात करी है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने से पहले जो भी प्रोसीडिंग थी, चाहे वो डाइवोर्स की थी या जुडिशियल सेपरेशन की, जो भी प्रोसीडिंग थी वो पुराने वाले लॉ के हिसाब से ही चलेंगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट आ गया तो वो सारी अभी न्यू लॉ के हिसाब से चलेगी, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग है, ये हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले जो भी आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग है वो आपके पुराने लॉ के हिसाब से ही चलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इसमें बोला है, इसमें बात करी है कि जो भी शादी, चाहे वो आपकी सपिंडा रिलेशनशिप में हुई भी हो, सपिंडा रिलेशनशिप यानी सेम पिंड में, या फिर आपके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, प्रोहिबिटेड यानी बहन भाई आपस में शादी कर ले, या फिर भांजी और उसका मौसी का बेटा शादी कर ले, ऐसी कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी हुई हो वो सारी वैलिड मानी जाएगी। इस एक्ट से आने से पहले कोई भी आपकी शादी सपिंडा रिलेशनशिप में हुई भी हो या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हुई, वो सारी वैलिड मानी जाएगी। बट इस एक्ट के आने के बाद वो सारी वैलिड मानी नहीं जाएगी। अगर आपके कस्टम में दे रखा है तो बात अलग है। जैसे आपके सेक्शन 5 में, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के क्लॉज 5 में दे रखा है, अगर आपका कस्टम अलाउ करता है तो आप सपिंडा रिलेशनशिप में शादी कर सकते हो। बट अगर आपका कस्टम अलाउ नहीं कर रहा हो, इसके बाद भी आप शादी कर रहे हो, तो उसकी एक अलग से पनिशमेंट है। तो इसमें बात करी है एक्सेप्शंस की इसमें बात करी है कि हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद आपको उसके ही रूल्स मानने पड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज को हम और अच्छे से समझते हैं कि हमें एक लीगल स्टेबिलिटी देता है, यानी जो पुराने लॉ है और जो न्यू लॉ आ गए वो सारे स्टेबल है। यानी इसमें बात करी है कि जो आपके पुराने लॉ बनाए गए हैं हिंदू मैरिज से रिलेटेड और जो न्यू बनाए गए हैं वो आप धीरे धीरे ही अडॉप्ट करेंगे। आपका स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो आपके राइट्स पहले थे वो राइट्स आपके अब भी रहेंगे और जो लायबिलिटीज आपकी हो रही थी वो अब भी रहेगी। इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपकी लीगल स्टेबिलिटी की बात करी गई है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो आपके कंटिन्यू ही रहेंगे। स्मूथ ट्रांजिशन, अब इसमें आपका सेविंग क्लॉज में स्मूथ ट्रांजिशन की बात करी गई है। इसमें बोला था, जैसे मैंने आपको भी बताया था
कि पुराने लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले जो भी आपकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग है, जुडिशियल सेपरेशन की कुछ भी प्रोसीडिंग्स है, वो सारी आपकी पुराने लॉ के हिसाब से ही चलेगी, ना कि न्यू लॉ के हिसाब से। ठीक है, इससे आपको स्मूथ ट्रांजिशन होता है, धीरे धीरे आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसमें ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए 1955 से पहले जितनी भी प्रोसीडिंग है वो पुराने लॉ के हिसाब से ही चलेगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स, यहाँ पे सेविंग क्लॉज आपके राइट्स को प्रिजर्व करता है कि जो आपके राइट्स पुराने लॉ में थे वही राइट्स आपको न्यू लॉ में भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके राइट्स और लीगल स्टैंडिंग्स की बात करते हैं। ये क्या प्रिवेंट करता है कि आपको बार बार अपने राइट्स को रीस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, जो आपके राइट्स पुराने लॉ में थे वही आपके न्यू लॉ में राइट्स होंगे। Conclusion and summary of section 29 impact on the Hindu Marriage Act 1955। क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा सेक्शन 29 का? फर्स्ट, लीगल कॉन्टिन्यूटी, हमारी कॉन्टिन्यूटी की बात करता है कि जो भी आपका पहले के लॉ में प्रोसीडिंग चल रही है, हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले जो भी आपकी प्रोसीडिंग चल रही है पुराने लॉ के हिसाब से, वो उसी के हिसाब से चलेगी। यहाँ आपकी कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी ब्रेक नहीं लिया कि नहीं अब वो जो पहले चल रही थी 1955 से पहले जो भी चल रही थी वो न्यू लॉ के हिसाब से चलेगी, ऐसे नहीं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपके कॉन्टिन्यूटी की बात करी है कि जो आप पहले प्रोसीडिंग आपकी चल रही है वो उसी तरीके से चलेगी। एडेप्टेबिलिटी, यहाँ पे आपकी बात करी है सेक्शन 29 में एडेप्टेबिलिटी की। जो भी अमेंडमेंट्स हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो भी अमेंडमेंट हो रही है, नए नए केसेस आ रहे हैं, वो सारे अडेप्टेबल हो रहे हैं, न्यू लॉ के अडेप्टेबल हो रहे हैं। यानी 1955 के बाद जो भी केस फाइल हुआ है, चाहे डाइवोर्स को हुआ हो या फिर आपका सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का हुआ हो, जो भी केस आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे न्यू लॉ को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी उसमें रूल्स दिए गए हैं, वो सारे न्यू लॉ के हिसाब से ही होंगे। तो इसमें पुराने लॉ से हमने कैसे न्यू लॉ को अडॉप्ट किया, यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी की बात करी है। उसके बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, द इवॉल्विंग नेचर ऑफ डिबेट्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट इंडिकेट्स द पोटेंशियल फ्यूचर इम्प्लीकेशन एंड रिलीवेंस ऑफ सेक्शन 29। इसमें बात करिए हमारे फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की, कि आगे हमारी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो सारी हमारे न्यू एक्ट के हिसाब से होगी। 1955 के बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी, कोई भी केस आएगा, वो हमारे न्यू एक्ट के हिसाब से चलेगा। बट अगर आप ये कोर्ट में प्रूफ कर देते हो कि नहीं हमारे कस्टम में तो इससे ऐसे सॉल्व करना है, इस डिस्प्यूट को ऐसे सॉल्व करना है, तो अगर आपको ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी कि आपके कस्टम में, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तभी आपके पुराने लॉ को माना जाएगा, वरना आपको न्यू लॉ के हिसाब से ही अपनी प्रोसीडिंग को डिस्पोज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 29 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाता है। I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. And if you need notes, please contact the number mentioned below. And if you need online and offline classes, please follow us on Instagram, Telegram and Facebook. Thank you.